एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी शिक्षा नीति जो देश भर में लागू की जा रही है, वो भी इस उद्देश्य के साथ जहां पर स्कूल से लेकर कॉलेजेस में एडवांस एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी काम किया जा रहा है। इस नीति का केवल एक ही नियत है कि शिक्षा व्यवस्था को और लचीला बनाना और आधुनिक तरीके से विजन बनाना। नमस्ते दर्शकों, यहाँ दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस शिक्षा नीति के बारे में जिस पर देश की आधी आबादी युवा वर्ग का भविष्य निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं रांची स्थित इस गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की इस पर क्या राय है, साथ ही शिक्षक की इस पर क्या राय है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, उसकी विशेषताएं आपके हिसाब से क्या क्या है और आने वाले समय में पीढ़ी पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आप लोगों के हिसाब से। हम लोग के स्कूल में जब एनईपी लागू हुआ था पिछले साल, तो तब से आज तक हम लोग के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बच्चों का स्ट्रेस जो था पहले बहुत ज़्यादा था, अब जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया पहले से। पहले बच्चे बहुत सारा बुक्स लेके आते थे और चल जाते थे वैसे ही। अभी अगर हम कम बुक्स लाते हैं फिर भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड वे से हम लोग को पढ़ाया जाता है। हम लोग का इंटरेक्शन जो टीचर से है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ताकि हम लोग कभी फेल नहीं हो पाते। अब हर किसी भी टीचर को मारने का अधिकार नहीं दिया गया है और फिर हम बच्चे हैं जो हैं अच्छा से ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं। लास्ट ईयर 2023 में एनईपी हमारे स्कूल में फोर्स में लाया गया था। पहले स्टूडेंट्स को ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन आजकल लिटरेचर पोर्शन के साथ ही ग्रामर भी कवर होते जाता है, जिससे हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो उससे इंग्लिश में सबके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आया है। और पहले जब हम साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे तो केमिकल फार्मूलाज और रिएक्शन सिर्फ समझ में नहीं आते थे देखकर, लेकिन आजकल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया जाता है टीचर्स के द्वारा और बच्चों को भी चांसेस मिलते हैं कि वो खुद से भी कर सकें। और बहुत सारे टूल्स एंड गैजेट्स भी लाए गए हैं जिससे हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कॉन्सेप्ट्स का और वो फिर लाइफ लॉन्ग मेमोरी में स्टोर हो जाती है। 2023 से हमारे स्कूल में एनईपी को लागू किया गया था और इस पॉलिसी के लागू होने के बाद हमारे स्कूल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ होने लगे हैं, लाइक डांस, सिंगिंग, पॉट मेकिंग, पेंटिंग्स। और हमारे जो सीनियर भाई बहन जो है वो शायद इस पॉलिसी को देख नहीं पाए, क्योंकि हमारे जनरेशन में इस ईयर के बच्चे बहुत सारे चेंजेस देख पा रहे हैं। वो लोग पोर्टफोलियोज, दे आर हैविंग सेल्फ असेसमेंट्स। हमारे स्कूल लाइफ बहुत आई थिंक ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। एनईपी से पहले से करिकुलम को बहुत इजी बना दिया गया है। पहले हम लोग का स्ट्रेस को पहले से बहुत रिड्यूस किया गया है और बुक्स जो पहले के कंपैरिजन में बुक्स अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। हम लोग का टीचर्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हुआ है और टीचर्स अब हम लोग को कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देते हैं। बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ भी इंट्रोड्यूस की गई है और एक नया पीरियड, ज़ीरो पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें हम लोग बहुत सारी नई नई एक्टिविटी सीखते हैं, जैसे कि स्टिचिंग, वीविंग, फायरलेस कुकिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा। और ये इससे हम लोग का करिकुलम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। हम लोग को स्पोर्ट्स की तरफ भी इनकलकेट किया गया है। हम लोग स्पोर्ट्स में भी अब ज़्यादा पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एनईपी जो लागू किया गया है वो बहुत अच्छा है। नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड्स की जो परीक्षा है उसमें बदलाव लाया गया है, तो वो जो बदलाव है वो आप लोग के लिए कितना लाभदायक है? क्या आप लोगों को ये पैटर्न बहुत ज़्यादा समझ और पसंद आ रहा है? जी हाँ, मुझे ये पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है कि हम इसे डिफरेंट वेज़ में जो है समझ सकते हैं। जैसे बहुत सा टाइम ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एट अ टाइम,
तो उस वक्त ये बेनिफिट करता है उनको कि वो हाफ सिलेबस जो है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी को वो बाद में कर लेते हैं। तो ये उनको हेल्प करता है कि वो परेशान नहीं होते, उन्हें एंजाइटी नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी हमारे साथ भी ये सिचुएशन हो रहा है कि हमारा बोर्ड्स है तो हम एंजाइटी हमें होता है, बट जब सिलेबस डिफरेंट मतलब डिवाइड करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमें बेनिफिट दे रहा है। तो इससे जो है हमारी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा नॉलेज भी इन्हांस हो जाएगा और साथ ही में हमें किसी तरीके की भी एंजाइटी नहीं होगी, हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है जब ये अगर नियम लागू होते हैं तो। नई शिक्षा नीति के दौरान जो हमारा इस पर बदलाव आया है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे ना जो बच्चे पहले हमारे जैसा पहले बोर्ड्स होते थे तो उसमें बच्चों को ना एक बार में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता था। बट राइट नाउ हम लोग अभी देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के दौरान सिलेबस को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। आधी सिलेबस पहले पूछी जाती है, फिर आधी की एग्ज़ाम बाद में होती है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे आधी सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं और उनका सारा टॉपिक वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं, जिससे उनका नॉलेज इन्हांस होता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू के सर। I think boards दूसरी बार it's very stressful because for the first time we give boards with full of energy, and for the second time it's tiring, and for few students it's also very full of anxiety because everyone is not capable of giving one more thing, because everybody has their own standards, and it can be stressful, it can be time consuming because the syllabus will not wait for anybody. The syllabus will continue and we can stay back, and it will be a backlog for us. There's always two sides of any rule that implements. So everybody will talk about the pros of the rule which have implemented, but I think we should also focus on the cons which might happen if this rule will implement. As many students are not have that kind of environment which can provide them to have a good study environment which will help them to improve their studies or something like that. But many students are not very capable of covering the syllabus which has already they have studied. And plus we don't know that what students are suffering from what kind of problems. Maybe that student does not have a very good eyesight. That's why it's very hard for them to read what is notes he or she have written down. So I think there is also a disadvantage of this rule if this might implement on the education sides. अब नई शिक्षा नीति के तहत अब आपको स्ट्रीम चुनने की बाध्यता नहीं है, मतलब मैंडेट नहीं है, विषय आप चुन सकते हैं। तो ये जब पॉलिसी स्कूल में आपकी आई तो आप लोग के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, आप लोग के लिए क्या एक्सपीरियंस कहता है, कैसा लग रहा है ये अनुभव? तो क्लास 10 जो है हम सबके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद हम अपना करियर ऑप्शन डिसाइड करते हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। तो NEP 2020 से पहले ये हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं था कि हम स्ट्रीम्स को क्लब कर सके, सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सके, और हमारा जो लाइकिंग के ऊपर जो सब्जेक्ट्स था वो हम लोग चूज़ नहीं कर पाते थे। पर जैसे अभी मैं 10 बोर्ड दूंगी तो उसके बाद फिर जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं क्लब कर सकती हूँ, जैसे कि मैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री भी मैं साथ में पढ़ सकती हूँ, जिससे आगे चल के अगर मैं करियर ऑप्शंस में मैं अगर फेल कर जाती हूँ तो फिर मेरे लिए एक प्लान बी ऑप्शन रहेगा कि मैं उसको परस्यू कर सकूं, जिससे हमारा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं होगा, एंड वी कैन बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइंस के साथ हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हम लोग चूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा पाथ ओपन हो चुका है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट। हम लोग 1, 2 या 3 स्ट्रीम्स के साथ हम लोग बाउंड थे, हम लोग 1, 2 या 3 करियर के साथ हम लोग बाउंडेड थे कि हम लोग को या तो साइंटिस्ट बनना है, इधर वी कैड बिकम डॉक्टर, इंजीनियर्स, और वी कुड टेक UPSC एग्ज़ाम्स बाय टेकिंग आर्ट्स ओनली। बट अब हम लोग सब्जेक्ट्स मर्ज करके हम लोग साइंस भी पढ़ सकते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स,
जोग्राफी भी पढ़ सकते हैं. सो वी हैव टू करियर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. वी कुड ईदर बिकम डॉक्टर एंड इफ़ वी फेल इन दैट तो हम लोग यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एज अ बैकग्राउंड ऑफ आर्ट स्टूडेंट, लाइक एवरीथिंग थिंग्स की आर्ट्स उसमें ज़्यादा ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं है. बट आर्ट्स में व्हेन वी आर इन द स्कूल तो हम लोग को 6 सब्जेक्ट में बहुत सारा चीज़ दिया जाता है, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, बैंकिंग, आईपी एंड कंप्यूटर. सो उसमें बहुत सारा करियर ऑप्शंस है. हाँ, वो आपका कॉमर्स में भी होता है, बट आर्ट्स को ज़्यादातर उतना मायने नहीं दिया जाता है बिकॉज साइंस एंड कॉमर्स में ही हमेशा समझा जाता है कि डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनेगा. बट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शन इन आर्ट्स टू, सो उसमें भी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो. एंड व्हाट इफ़ यू चेंज योर करियर ऑप्शन इन फ्यूचर, तो जब आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है तो यू कैन हैव दैट कि ओके हम ये चीज़ कर सकते हैं. तो एनईपी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप से भी जानते हैं, जिसको भारतीय सरकार ने 2020 में लाया था, उसे 2023 में बहुत सारे स्कूलों में लागू कर दिया गया है. जो एनईपी है वो मेरे जूनियर्स, मेरे जो कलीग्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये उन्हें ऑप्शन लाइक स्ट्रीम्स के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ करने का मौका देता है. जैसे मैं खुद पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड था, लेकिन कुछ निजी कारणों के चलते मैं नहीं ले पाया. मैंने साइंस ऑप्टेन किया. लेकिन जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, उन्हें ये परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा. वो मैथ्स के साथ पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो जिसमें भी उन्हें रुचि है वो ले सकता है. नई शिक्षा नीति की पॉलिसी में जो भारतीय भाषा है उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन इनकरेज किया जा रहा है. आपके स्कूल में भी इन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है? आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, या आप लोगों का क्या अनुभव है ऐसी भाषा, अगर भारतीय भाषा स्टूडेंट्स को सिखाई जाए तो? जी, मुझे लगता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हम इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को, अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं और सबको ज़्यादातर प्रमोट कर सकते हैं अपने कल्चर को. जो लोग नहीं जानते हैं हमारे कल्चर के बारे में उन तक पहुंचा सकते हैं. और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स दूसरे कल्चर के हैं, वो अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और सबको बता सकते हैं कि ये कैसे फ़ायदेमंद है. और हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि सिर्फ हम लोग इंग्लिश और हिंदी तक ही रह गए हैं. और हमारे कल्चर्स को प्रमोट करने से बाकी सारे लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगे, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा. पहले हम सिर्फ इंग्लिश और हिंदी सीख सकते थे, अब हम रीजनल लैंग्वेज सीख सकते हैं और हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं. हमें जब ऑफिशियली लिखा कर पढ़ाया जाए वो प्रॉपर लैंग्वेज, तो हम लैंग्वेज सीख सकते हैं. हम अपने लैंग्वेज के टुवर्ड्स प्राउड फील कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. बेसिकली हम लोग अपना रीजनल लैंग्वेज लाइक पंजाबी, बंगाली, ये सब हम लोग सीख सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर. कहीं हम लोग बाहर जाए तो हमें डेफिनेटली वो हेल्प करेगा. स्कूल में सभी तरह के स्कूल में ये लागू कर दिया गया है कि रीजनल लैंग्वेज चलेगा, क्योंकि आपकी ये जो लोअर पीपल की क्लास है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो वो अपनी मातृभाषा से कम्युनिकेट करते. तो मातृभाषा से कम्युनिकेट करके वो अपना ये जो स्किल है, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, और जो कुछ आने वाले वक्त में फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अच्छा बात है और इंडिया के लिए भी अच्छा बात है. जैसे झारखंड में आप देख सकते हैं, झारखंडी बात करते हैं, तो झारखंडी बात करते तो ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बात कर पाते, ना लिख पाते इंग्लिश. तो मात्र वो का भी जानते होंगे, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उसको गवर्नमेंट अलाउ करते हैं. लेकिन मातृभाषा रहेगा तो हमारे देश में डेवलपमेंट होगा और उसे प्रमोशन मिलेगा, ताकि आने वाले वक्त में हमारा जनरेशन अच्छा रहे. मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों से अगर हम अभी पूछेंगे कि काका गागा या फिर लिखवाएंगे, तो वो लोग अच्छे से मतलब नहीं लिख पाएंगे. और अगर हम लोग इसके जगह पे ABCD वो लोग से लिखवा लेंगे तो वो लोग आराम से ही लिख लेंगे. तो मुझे ये लगता है कि हम सबको भारतीय लैंग्वेज जो है वो हमें और मतलब बच्चों को सिखानी चाहिए अच्छे से, छोटे से ही, ताकि वो आगे जाकर मतलब वो लोग के लिए बेनिफिशियल रहे. अगर वो लोग से ऐसे ही रैंडमली अगर आप किसी से भी पूछ रहे तो वो लोग पूरा प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे.
और इसी जगह आप अगर ये ABCD पूछ लेंगे तो वो लोग आराम से ही मतलब पूरा मतलब बिना रुके ही बोल लेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें का खा गा घा पे फोकस करना चाहिए बच्चों को लेकर कि वो अच्छे से पढ़े लिखे ये सब। डिप्रेशन, एंजाइटी और परीक्षा तीनों शब्द काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसा नई शिक्षा नीति में कहा गया कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करवाई जाएगी, तो पॉलिसी आपके स्कूल में लागू हो गई है। आप लोगों के लिए ये कैसा साबित हो रहा है कि आप लोग स्ट्रेस फ्री रह पा रहे हैं? एजुकेशन पॉलिसी आप लोग को कैसी लग रही है? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ कश्यप नाज, आई स्टडी इन क्लास 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत हेल्प करी, क्योंकि जब से ये लागू है तब से हमारे सिलेबस में बहुत चेंजेस आए हैं। हमारे सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है और पहले जैसा प्रेशर नहीं डाला जाता है। हमें स्किलफुल वे में पढ़ाया जाता है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा लैब्स का यूज़ किया जा रहा है। हमें प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिससे हमें डाउट्स कम रहते हैं। और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो स्टूडेंट से फ्रेंडली वे में और ज़्यादा फ्रेंडली हो सके, और काउंसलिंग करने का भी उनको ट्रेनिंग मिल रहा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। प्लस हमारे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इन्वॉल्व किए गए हैं, जिससे हमें स्टडी के अलावा और बहुत सारे फील्ड में ध्यान दे सके। NEP से पहले हमें बहुत स्ट्रेस होता था एग्ज़ाम्स का कि पढ़ना है, और उसके अलावा हमें कुछ करने का टाइम भी नहीं मिलता था। मोर ओवर बहुत स्ट्रेस होता था बच्चों पे कि पेरेंट्स का प्रेशर होता था, टीचर्स का प्रेशर होता था, मार्क्स का प्रेशर होता था। बट जब से NEP स्टार्ट हुआ है, सिलेबस कम हो गया है और बच्चों को स्ट्रेस भी कम हो गया है, स्ट्रेस रिडक्ट हो गया है। मोर ओवर जब से NEP स्टार्ट हुआ है हमें और भी टाइम मिलता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का, हमें अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने का, एंड मोर थिंग्स। हमें कम पढ़ना पड़ता है। पहले होता था कि 24 घंटे पढ़ना है ताकि बस एग्ज़ाम्स कम हो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब जब से NEP स्टार्ट हुआ है, जब टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली हो गई है, हमें रिविजन्स भी कराया जाता है अच्छे से, और कम आवर्स में हमारा पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाता है। हमें प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे हमें जल्दी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हमारा स्ट्रेस, हमारे एंगर इश्यूज, हमारा डिप्रेशन सब दूर किया गया है। हमारी एज के बच्चे जो टीनेजर्स कहलाते हैं, उन्हें इस वक्त स्टडीज़ और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशराइज किया जाता है। इस प्रेशर की वजह से बहुत से बच्चे जो टीन एज में हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसी का समाधान करते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे स्कूल में 2023 से ही स्टार्ट कर दी गई थी। इसके थ्रू टीचर्स हमारे साथ और फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। इसलिए टीचर्स को भी CBSE के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे वह हमारे साथ और फ्रेंडली और अच्छे तरीके से हमें समझा पाए। हमारे लिए प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी क्लासेस दोनों होते हैं। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। उन्हें हमारे दिमाग में अच्छे से समझाने के लिए हमारे टीचर्स प्रैक्टिकल्स एंड बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू नहीं हुआ था, उससे पहले हमें बहुत सारा स्ट्रेस रहता था। हमारा सिलेबस भी वैसे ही बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा उसका एंजाइटी रहता था, प्रेशर बहुत रहता था। और अभी हमारे जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई है, तब से हमारे टीचर्स ने प्रैक्टिकल करवाना स्टार्ट करवाया है। केमिस्ट्री लैब ले जाकर वो हमें प्रैक्टिकल दिखवाते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। हमें फिजिक्स लैब भी ले जाया जाता है ताकि हम वहाँ जा कर के और अपने उस चीज़ को अच्छे से समझें, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब से ये लागू हुआ है। तो हमने जाना कि नई शिक्षा नीति का स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव है और उनमें कितना एक्सेप्टेंस है। अब जानना है कि टीचर्स को में इस नीति को लेकर क्या राय है, तो चलिए चलते हैं उन्हीं शिक्षकों की ओर।
एनईपी के ऊपर मेरा ये विचार है कि बहुत ही प्रैक्टिकल, फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही प्लान्ड शिक्षा नीति आई है। नीति कभी भी प्लान्ड ही होती है। सबसे बढ़िया चीज तब होती है जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन सिस्टमैटिक हो जाए। जो भी एफर्ट्स हम लोग स्टूडेंट, टीचर, टीचिंग, टॉट, सोसाइटी सबके लिए ले रहे हैं, वो सारे के सारे मेजर्स बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। सारा प्रोसीजर है जिसमें प्रिंसिपल ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट ट्रेनिंग सभी कुछ है। इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि टीचर्स, आज तक क्या होता था कि शिक्षा के लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहराया जाता था। अब इस नीति ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ स्कूल नहीं, घर और समाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा 360 डिग्री हो, सिर्फ किताबों की नहीं, संस्कारों की, कल्चर की, एक अच्छे इंसान बनने की, बिहेवियर की, अपने आप को समाज में परसिस्ट करने की, एग्जिस्ट कर जाने की, ताकि हमारे बच्चे कभी रिजल्ट के चलते हार के ना तो सुसाइड करें और ना सिर्फ मार्क्स के बेसिस में डिसअपॉइंट होकर डिप्रेशंस में जाएं। ये नीति आई है ये रियलाइज कराने के लिए कि अगर ये चीज़ आपसे अच्छी नहीं हो रही है तो चलिए दूसरी देख लीजिए। तो ये कोशिश हमारे स्कूल ने भी की है एंड सबसे बड़ा मोटो ही लेकर चल रहे हैं कि बच्चों में सक्सेसफुल बच्चे वही होंगे जो खुश होंगे। जो बच्चे खुश होंगे वो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जो स्वस्थ सोच होगी वो एक स्वस्थ शरीर में कन्वर्ट होगी। आप जब सोचते अच्छा हैं तो आपकी सेहत कोऑपरेट करती है, यू डेवलप, यू ग्रो। अच्छा, यही नहीं, 3 लैंग्वेज सिस्टम आ गया है कि इंग्लिश है, हिंदी है, साथ में एक रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी कर दी कि बच्चों को कि चलिए लिंग्विस्ट, आप लिंग्विस्ट बन के डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। तो येस, इट इज स्किल ओरिएंटेड एंड आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चा चारों मतलब बहुमुखी विकास होता है जिस बच्चे का, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही लेता है। मेरे हिसाब से नई शिक्षा नीति बहुत लचीली है, लेकिन उसे और पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आईआईटी निकालें या मेडिकल निकालें। कुछ और वोकेशनल कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है, उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सीबीएसई ने एक स्कूल इनोवेशन काउंसिल की शुरुआत की है जिसमें बच्चे अपना इनोवेशन करके उसको पेटेंट करा सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों में और पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है ताकि वो अगर 10th भी करके यहाँ से निकले तो उनके पास एक एक्स्ट्रा हुनर हो। अगर जो लो इनकम ग्रुप्स के बच्चे हैं वो अपना जो हॉबी है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्किल में और अपना आगे की पढ़ाई अपने आप ही जारी कर सकते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग्स में हम लोगों को बहुत कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे नए पेडागॉगिकल अप्रोच हो गए, सब कुछ अभी चेंज हुआ है। बेसिकली पेडागॉगी चेंज हो चुकी है। अब हम लोग बच्चों को रोट मेमोराइजेशन के लिए नहीं छोड़ सकते, अब एक्टिव लर्निंग हो चुकी है। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अब 2-वे प्रोसेस है। जैसे कि अब टीचर्स नहीं, हम लोग खुद को बोलते हैं कि हम लोग बच्चों को क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। सो नाउ वी आर मोर लाइक फैसिलिटेटर्स जो बच्चों को आगे इनकरेज कर रहे हैं। तो अभी ऐसे आई टीच साइंस, तो साइंस में हम लोग कोशिश करते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच हो, हमारा ह्यूरिस्टिक लर्निंग मेथड्स हो। हम लोग मोबाइल लैब्स में बच्चों को सिखाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराते हैं। इससे बच्चों के ग्रेड्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट मिला है। प्लस असेसमेंट के फॉर्म में जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो बच्चे क्या है साइंस के साथ एसएसटी को टीम अप करते हैं, मैथ्स को टीम अप करते हैं। तो 2-3 अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो बच्चों में हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी स्ट्रेस फ्री हो चुका है एजुकेशन, उनका कोर्स, उनका सिलेबस, उनका करिकुलम सब में चेंजेस आया है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काफी आसान हो गया है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे कि पहले एनपीई 1986 था, 34 इयर्स के बाद जो एनईपी आया है तो बहुत बड़ा ही चेंज हम लोग को देखने को मिला है, चाहे स्कूल लेवल पे बात करें या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन के बारे में बात करें। ये सही बात है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। पहले विद्यार्थी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है किताब में ही घुसे रहते थे और रटन विद्या के द्वारा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, जो कि फ्रूटफुल नहीं था। उसका परिणाम जो है कभी भी अच्छा नहीं निकला। लेकिन आज इस एनईपी 2020 की वजह से आज स्किल डेवलपमेंट हम बच्चों में कर रहे हैं।
बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम बच्चों को करवा रहे हैं, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, तत्कालीन भाषण प्रतियोगिता हो, या ये डांस हो, ड्रामा हो, नुक्कड़ नाटक हो। इन सब से जो है बच्चों के अंदर जो है एक विद्यालय आने की रुचि जो है वो बढ़ी है, पढ़ाई में भी रुचि बढ़ी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे इन क्षेत्रों में अच्छे होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास भरता है, साथ ही साथ टीम वर्क करने की जो है उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो लोग साथ में मिल करके जो है काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो ऐसे बच्चे जो एक्टिविटी की वजह से वो अब आगे आ रहे हैं, तो स्कूल में जो है बच्चों का अटेंडेंस, उपस्थिति जो है वो बढ़ी है, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। और जो है इसके अलावा हम लोग सेमिनार बच्चों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में और भी बहुत सारा कुछ जो है बता रहे हैं, तो जिससे बच्चे जो है बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने इस चीज़ को समझा है, एनईपी को समझा है, तो हमें तो ये फील हो रहा है कि ये ऑफ कोर्स जॉब ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे हम बचपन से ही बच्चों पर फोकस कर रहे हैं। अभी हम उनके हर डोमेन पे वर्क कर रहे हैं, उनको हर तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि उनकी क्रिएटिविटी कितनी है, अवेयरनेस कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है चीज़ों को लेकर के। और इसका जो बचपन से ही, छोटी क्लासेस से ही जो आकलन हो रहा है, वो आगे उनको अपने डेवलपमेंट में हमेशा, अभी तो शायद वो छोटे एज में कम समझ रहे हैं, पर आगे जाके वो खुद को ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पाएंगे और उनका जो स्किल है वो ज़्यादा बढ़िया वो डेवलप कर पाएंगे, कि वो समझ पाएंगे कि उनको उनकी रुचि किधर है, वो किस चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझ पा रहे हैं, जो कि शायद इतने टाइम में एजुकेशन में कहीं नहीं था। हम नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट जैसे पढ़ के निकल जा रहे थे, लेकिन अब जो है अलग अलग डोमेन्स पे हम वर्क करें और हर डोमेन में हमारा फोकस है कि उसकी क्रिएटिविटी कितनी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को आगे अपने लाइफ अच्छे बनाने में ज़रूर हेल्प करेगा। नई शिक्षा नीति वाकई में कितनी कारगर है, ये आपने छात्र और शिक्षकों की बातों से अंदाजा लगा लिया होगा। अगर इसी तरह इस शिक्षा नीति की जितनी भी पॉलिसीज है हर एक शिक्षा संस्थान पर अगर लागू कर दिया जाए, तो इस योजना को, इस पॉलिसीज को और सशक्त बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम कैंपस के अगले अंक में। जोहार।